गुड आफ्टरनून ऑल एंड हैव ए नाइस डे। तो देखो, कल अपना टॉपिक चल रहा था अभी ब्लड। क्या चल रहा था? ब्लड चल रहा था। ब्लड को अपन ने डिस्कस किया था कि भाई ब्लड है क्या, ठीक है, और ब्लड का मेन फंक्शन क्या है। तो देखो, शॉर्ट में मैं बता देता हूँ एक और वापस, जो कल नहीं आया, कि भाई ब्लड क्या है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि व्हाट इज ब्लड, हिंदी में ब्लड को क्या बोलते हो? रक्त, ठीक है। तो आपसे कोई पूछ ले, क्वेश्चन ये आ जाए कि व्हाट इज ब्लड, तो आप लोगों को जवाब क्या दे देना है? ब्लड इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। अभी फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, तो इसका काम क्या होगा? एक्चुअल में ब्लड के मेनली दो फंक्शंस होते हैं, ऑक्सीजन सप्लाई एंड न्यूट्रिएंट सप्लाई। अब न्यूट्रिएंट में क्या क्या इंक्लूड हो जाते हैं आपके? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स एक्सेट्रा। तो बॉडी के अंदर सारे के सारे न्यूट्रिएंट की सप्लाई भी ब्लड ही करता है, ऑक्सीजन की सप्लाई ब्लड करता है, और कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट मटेरियल को भी ये कैरी करता कौन? ब्लड, ठीक है। तो आपको शॉर्ट में ये बता देना है अगले को कि भी ब्लड ये है, ठीक है ना। तो वैसे डिटेल में अपन ने पढ़ लिया था। फिर अपन ने देखा था कि ब्लड कंपोजिशन, ब्लड किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। दो चीज़ें हैं, प्लाज्मा और ब्लड सेल, ठीक है जी। तो प्लाज्मा का क्या रोल है और ब्लड सेल का क्या रोल है? देखो, ब्लड सेल में मेनली तीन टाइप्स होते हैं, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स, ठीक है। आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स। अब इन तीनों के फंक्शन क्या क्या है? अलग अलग है कुछ? सुना है कभी आरबीसीज नाम? सीबीसी रिपोर्ट देखिए कभी? देखिए क्या? सीबीसी रिपोर्ट किस किस को देखने आती है? सीबीसी रिपोर्ट किस किस को देखने आती है? कैसे देखते हो आप सीबीसी रिपोर्ट? उसके अंदर नहीं दे रखा होता आरबीसीज की काउंटिंग, डब्ल्यूबीसीज की काउंटिंग, प्लेटलेट्स, आरबीसीज के अंदर हीमोग्लोबिन की काउंटिंग, है ना। तो एक फिक्स दे रखा होता है कि भाई जैसे आरबीसीज कितनी होनी चाहिए? 4 मिलियन से लेके 5 मिलियन के बीच में होनी चाहिए। अगर इसके बीच की वैल्यू है तो वो बंदा नॉर्मल है, ठीक है। अगर इससे कम है तो अब नॉर्मल कंडीशन है। ऐसी वैल्यू मेजर करते हैं अपन, ठीक है। डब्ल्यूबीसीज नॉर्मल कितनी होनी चाहिए? 8 से 11। और प्लाज्मा की, प्लेटलेट्स की कितनी होनी चाहिए? समथिंग 2.5 से लेके 4 लाख के बीच में होती है, ठीक है। तो इतनी होनी चाहिए। तो ये लेवल अगर सीबीसी रिपोर्ट में आपको देखने को मिलता है, अगर इनके बीच का लेवल है तो क्या है? नॉर्मल कंडीशन है। अगर इनसे कम है तो अब नॉर्मल कंडीशन है, और इनसे हाई है तो भी अब नॉर्मल कंडीशन है। अब ये रिपोर्ट आने के बाद में क्या किया जाता है? पहले तो रिपोर्ट से डायग्नोसिस होगा। डायग्नोसिस होने के बाद में फिर अपन करेंगे ट्रीटमेंट स्टार्ट, ठीक है। तो इस तरीके से सीबीसी रिपोर्ट आप देखते हो। तो ब्लड का बड़ा रोल है, ठीक है ना। तो ब्लड जैसे ही इन्फेक्टेड हुआ, आपकी बॉडी में कुछ ना कुछ बीमारी आएगी, ठीक है ना। ब्लड में कुछ भी इन्फेक्शन हुआ तो आपकी बॉडी में क्या आएगी भाई? बीमारियां आएगी, फिक्स है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग देखोगे। फिर उसके बाद में कल अपन ने किया था, कुछ इनके अलग अलग आरबीसीज के बारे में देखा था, डब्ल्यूबीसीज के बारे में देखा था, प्लेटलेट्स के बारे में देखा था। फिर अपन ने डिस्कस किया था थोड़ा बहुत ब्लड ग्रुप के बारे में कि भाई ब्लड ग्रुप क्या है। सबको पता होगा आप लोगों को ब्लड ग्रुप क्या है। कल मैंने एक क्वेश्चन लिखवाया था, बॉम्बे ब्लड ग्रुप। कौन कौन देख के आया? बॉम्बे ब्लड ग्रुप, वो क्वेश्चन लिखाया था ना भी, व्हाट इज बॉम्बे ब्लड ग्रुप। धर्मेंद्र, तू तो था नहीं क्लास में, ठीक है। बॉम्बे ब्लड ग्रुप, घर जाके क्या करते हो? रोटी बनाना बिजी? तो जो भी क्वेश्चन लिखा हूँ उसको आप पता करके आया करो। तुम तो रोटी नहीं बनाते हो ना घर जाके, तो तुझे तो पता करना चाहिए ना भाई, ये तो लड़की है, क्या पता घर वाले बोल दे रोटी बनाओ, हैं? घर वाले बोल दे नहीं अब सफाई करनी है, सफाई करो। लेकिन तुमको तो हॉस्टल में भेजा हुआ है, बढ़िया बेटा पढ़ाई कर। तो आज पता करके आना व्हाट इज बॉम्बे ब्लड ग्रुप। कल क्लास में मैं तुझसे ही पूछूंगा और तू ही एक्सप्लेन करेगा अच्छे से कि भी बॉम्बे ब्लड ग्रुप क्या है, ठीक है ना।
तो फिर अपन ने कल देखे थे ब्लड ग्रुप कितने होते हैं भाई, मेनली 4 टाइप्स होते हैं ब्लड ग्रुप के। कौन से होते हैं? ए बी और ओ। ठीक है, अब इसके अंदर एक यूनिवर्सल डोनर होता है और एक यूनिवर्सल एक्सपेक्टर होता है। ठीक है ना, सर्वग्राही व सर्वदाता। कौन होता है भाई सर्वग्राही व सर्वदाता? ओ। क्यों होता है? कारण, कल इसमें कारण भी बताया था मैंने। क्यों होता है ए बी सर्वग्राही, क्यों होता है? कोई पूछ ले भाई, हाँ ये तो सबको, छोटा बच्चे को ही बता दे मैं 4-5 बार कि भाई ओ सर्वदाता है और ए बी सर्वग्राही है। पर तुम फार्मेसी के हो या फिर कोई भी पैरामेडिकल कोर्स के हो तो तुम लोगों को पता तो होना चाहिए ना ये है क्यों, कारण क्या है। तुम में और लोगों में क्या डिफरेंस होना चाहिए फिर, है ना। ये तो अपन 5वीं क्लास में पढ़ लेते हैं। अब देखो आप क्या जवाब दोगे कि भाई जो ए बी ब्लड ग्रुप है वो आपका सर्वग्राही क्यों है? क्योंकि उसके अंदर एंटीबॉडीज क्या होते हैं? नील। एंटीबॉडीज होगा ही नहीं, एंटीबॉडीज ही नहीं होगा तो वो किसी के खिलाफ लड़ेगा कैसे? लड़ ही नहीं सकता ना, तो आप वो किसी का भी ले लेगा ब्लड। ठीक है, जबकि ओ वाले में क्या होता है भाई? एंटीजन नील होता है। एंटीजन नील का मतलब किसी के साथ में वो एंटीबॉडी और एंटीजन आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं ना। अगर किसी में एंटीजन ही नहीं है तो लड़ाई कैसे करेगा? एंटीबॉडी से करेगा ही नहीं। और इसके अंदर ए और बी एंटीबॉडीज होते हैं, ताकि ओ वाले को अगर आप ए और बी दे देते हो, और ए बी तो दे ही नहीं सकते, ए और बी एंटीबॉडी है, तो ओ वाला सिर्फ किससे ले सकता है? ओ से ही ले सकता है। तो इसके अंदर एंटीबॉडीज क्या होते हैं? ए और बी। जबकि इसके अंदर एंटीजन होते हैं नील, तो ये हो गया भाई सर्वदाता। और ए बी के अंदर एंटीबॉडीज नील, तो ये क्या हो गया? सर्वग्राही। समझ गए? तो ये चीज कल अपन ने देख ली थी। फिर एक बॉम्बे ब्लड ग्रुप के बारे में मैंने तुम लोगों से क्वेश्चन किया था, वो तुम लोग देख के नहीं आए। ठीक है ना। ये क्या होता है कि मतलब कोई 10 लाख 5 लाख में से 1% में ये ब्लड ग्रुप देखने को मिलता है। अगर इसमें ब्लड की कमी हो जाती है तो फिर ब्लड ढूंढना बड़ा टेढ़ी खीर है। ओ वाले ब्लड ग्रुप में भी हालत ख़राब हो जाती है ढूंढने में। तो ये तो बॉम्बे ब्लड ग्रुप तो कहाँ से मिलेगा, है ना। क्योंकि रेयर केस में मिलता है, 1 लाख 2 लाख लोगों के बीच में। तुम लोग सर्च करोगे इसको, ढंग से पढ़ना, इसकी कहानी है एक पूरी, है ना, कि एक्चुअल में इसकी डिस्कवरी कहाँ से हुई थी, सबसे पहले कहाँ पे देखा गया था। ठीक है ना। अब अपन देखते हैं आर एच ग्रुप। चलो ए बी ब्लड ग्रुप तो देख लिया, आर एच ग्रुप, इसके बारे में कभी नाम सुना है क्या? क्या होता है ये आर एच? नहीं, एक्चुअल में जैसे भी आर एच का होने से नहीं होने से कुछ फर्क पड़ता है क्या? कल मैंने ये बोला था ना कि भाई अपने इंडिया के अंदर जब शादी करते हैं तब कुंडली देखते हैं। क्या करते हैं? कुंडली मैच करते हैं कि भाई कितने गुण मिल रहे हैं, कि 36 गुण, क्या नहीं यार 34 ही मिले। ठीक है। जबकि फॉरेन में क्या देखते हैं? आर एच फैक्टर देखा जाता है कि भाई मेल और फीमेल का आर एच फैक्टर कहीं पॉजिटिव नेगेटिव तो नहीं है। उसके आगे का क्या होता है प्रोसेस? क्यों अगर पॉजिटिव नेगेटिव हो गया तो क्यों देखते हैं वो लोग? प्रेगनेंसी के टाइम, है ना। अगर किसी में पॉजिटिव नेगेटिव है, आपस में अगर ये रिएक्शन करते हैं तो फर्स्ट जब तो कोई दिक्कत नहीं करेगा। सेकंड में क्या होगा? या तो लेडी को दिक्कत हो सकती है या फिर होने वाले बेबी को दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए वो क्या रिस्क नहीं लेते फॉरेन वाले कि भाई शादी करनी है तो आर एच फैक्टर की रिपोर्ट देख लो। आप दोनों की चेक करते हैं, ब्लड सैंपल ले लेते हैं, उसमें से चेक कर लेते हैं, पता लग जाता है। ठीक है ना। इसी को अपन डिस्कस करेंगे कि सबसे पहले ये आर एच फैक्टर किन में देखा गया था और कहाँ से आया था, इसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो चलो साउंड चेक, साउंड आ रहा है ना। चलो आर एच ग्रुपिंग देखते हैं अपन। अनदर एंटीजन दे आर एच एंटीजन सिमिलर टू वन प्रेजेंट इन, इसको बोलते हैं रिसस मंकीज। सबसे पहले किस में देखा गया था भाई? रिसस मंकीज में देखा गया था। हैंस इसका शॉर्ट नाम क्या है? आर एच। इज ऑब्जर्व्ड ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसीज ऑफ मेजॉरिटी 80% of humans, such individual are called Rh positive and those lacking of Rh antigen are called Rh negative। अगर RBCs के अंदर Rh कारक प्रेजेंट है तो उसको आप क्या बोलोगे? Rh पॉजिटिव। और RBCs में अगर Rh नहीं है तो उसको बोलोगे Rh नेगेटिव। अब मैं जो बताऊँ कि किसी मेल के अंदर तो Rh कारक है, फीमेल में नहीं है। ठीक है, तो उनमें फिर वो समस्या होती है, दिक्कत होती है।
फिर बार बार अगर लेडी प्रेग्नेंट होती है और बच्चे की डेथ हो जाती है, फिर हम लोग क्या बोलते हैं, अरे यार भगवान ने चाह ही नहीं रहा था, ये होना हो गया, है ना। तो ये कारण हम फिर बोलते हैं। लेकिन फर्स्ट में तो कोई दिक्कत नहीं करता, लेकिन सेकंड, चलो भाई लेडी को दिक्कत नहीं हुई तो बेबी नहीं होगा, फिर तीसरे टाइम भी वही समस्या, चौथे टाइम भी वही समस्या, फिर बार बार कंटिन्यूटी होती रहती है। तो ऐसी समस्या होने से इसलिए कहा जाता है कि भाई थोड़ा सा RH फैक्टर का भी होना चाहिए। एन RH नेगेटिव पर्सन्स इफ एक्सपोज टू RH पॉजिटिव ब्लड। अब देखो जिसका नेगेटिव है ना, वो एक्सपोज किसको करता है, पॉजिटिव वाले को, दोनों आपस में लड़ाई करने वाले हैं। तो सोचो शादी हो गई तो फिर क्या होगा, है ना। विल फॉर्म स्पेसिफिक एंटीबॉडीज अगेंस्ट दी RH एंटीजन, सो RH ग्रुप शुड बी मैच बिफोर ट्रांसफ्यूजन। और एक ये भी ध्यान रखना है कि जब अपन ब्लड ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं ना, तो उसमें भी RH फैक्टर चेक किया जाता है। कि ऐसा नहीं है कि आप पॉजिटिव वालों में नेगेटिव डाल दो, नेगेटिव वाले में पॉजिटिव, तो वहाँ पे भी क्या होगा, RBCs रप्चर हो जाती है, ब्लड पूरा का पूरा खराब हो जाएगा। ए स्पेशल केस ऑफ RH इनकम्पेटिबिलिटी mismatching has been observed between the RH negative blood of the mother in the first pregnancy, as the two blood are well separated by the placenta. However, during the delivery of first child, there is a possibility of exposure of maternal blood to small amounts of the RH positive blood from the fetus. अब देखिएगा, फर्स्ट प्रेगनेंसी में तो फिर भी एक चांस बन जाता है होने का। सेकंड में क्या होगा भाई, जो फिटस होगा ना उसके अंदर एक्सपोज हो जाएगा, और एक्सपोज हो जाएगा तो वो बेबी मतलब 9 मंथ से पहले ही उसकी बॉडी के अंदर ही किलिंग हो जाती है। इन सच केसेस द मदर स्टार्ट प्रिपेयरिंग एंटीबॉडीज अगेंस्ट RH एंटीजन इन हर ब्लड। इन केस हर सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसीज दैट RH एंटीबॉडीज फॉर्म द मदर कैन लेक, है ना, लीक कह सकते हो आप, इनटू द ब्लड। इन केस ऑफ हर subsequent pregnancies the RH antibodies from the mother can leak into the blood of fetus। अब देखो इन्होंने यही बताया है कि फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद में जितनी भी प्रेगनेंसी होगी सब में यही समस्या आएगी सेम की सेम, और फिटस के अंदर क्या होगा, एक्सपोज हो जाएगा, वो डेवलप ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, वो आगे डेवलप भी नहीं हो पाएगा। और आगे क्या समस्या आती है, दे कुड बी फेटल टू द फिटस और कुड कोज सीवियर एनीमिया। या तो उस फिटस के अंदर सीवियर एनीमिया हो जाएगा, ब्लड की कमी, या फिर जॉन्डिस। जॉन्डिस किसको कहते हैं, पीलिया, है ना। उस बच्चे में या तो सीवियर एनीमिया हो जाएगा या फिर क्या हो जाएगा, जॉन्डिस टू द बेबी। दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज, और उस कंडीशन को क्या बोलते हो आप, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस, है ना। जो फिटस क्या होता है, जो अभी डेवलप हो रहा है ना, उसको आप क्या बोलते हो, फिटस बोलते हो। जब वो 6 मंथ का होता है तब उसको क्या बोलते हो, इन्फेंट्स बोलते हो ना। 6 मंथ से ऊपर को क्या बोलते हो, चाइल्ड। समझ गए ना, किस चीज का ध्यान रखना है। तो देखो भी RH फैक्टर समझ में आ गया ना, पॉजिटिव नेगेटिव की बिल्कुल नहीं बनती। ठीक है, अगर ब्लड किसी को ट्रांसफ्यूज कर रहे हो तो जिसका पॉजिटिव है तो उसको ओनली पॉजिटिव का दो, जिसका नेगेटिव है उनको नेगेटिव RH वाला ही ब्लड ट्रांसफ्यूज करवाओ। और सेकंड चीज इसमें आ जाती है प्रेगनेंसी के टाइम, तो जिसका RH प्लस है, RH नेगेटिव है, ठीक है ना, तो उनके लिए भी ये दिक्कत करता है। ठीक है भाई, तो छोटा सा था RH ग्रुपिंग। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन ऐसा आता है कि भाई जब RBCs के अंदर RH फैक्टर प्रेजेंट है तो उसको क्या कहा जाता है, पॉजिटिव, और लैकिंग है, अब्सेंस है, तो उसको क्या जाता है भाई, RH नेगेटिव। ठीक है, और ये जो पूरा प्रोसेस है, कंडीशंस है जिसमें बेबी का एक्सपोज हो जाता है, उस कंडीशन को क्या बोलते हो आप, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस। ओके, आगे अपन देखते हैं कोगुलेशन ऑफ ब्लड। नाम से पता चल रहा है कि ब्लड की क्लोटिंग। अब जैसे कि एक एग्जाम्पल लो, यहाँ पे कट लग गया, अब क्या वो ब्लड पूरे दिन निकलता रहेगा क्या, कितने मिनट बाद में रुक जाता है। चलो एक एग्जाम्पल हाथों हाथ ही करो, कट लगा के ट्राई करो, और कितने मिनट में रुकता है वो, प्रैक्टिकली करो भाई। कोई 3 या 4 मिनट में हो जाता है ना, इतना ही होता है कि भाई 3-4 मिनट तक ब्लीडिंग निकलेगी,
उसके बाद में रुक जाता है। तो एक वो पूरा पूरा बॉडी के अंदर मैकेनिज्म होता है, उस मैकेनिज्म को अपन समझेंगे कि वो होता कैसे है। तो अपने ब्लड के अंदर क्या होता है भाई, कुछ क्लोटिंग फैक्टर्स अवेलेबल होते हैं। उन क्लोटिंग फैक्टर की वजह से एक ऐसी कोई बीमारी का नाम बताओ ना जिसके अंदर ब्लड रुकता ही नहीं है। ऐसे पेशेंट होता है ना बहुत सारे कि लग गई कर गई तो ब्लड निकलता ही रहेगा निकलता रहेगा, फिर इंजेक्शन लगाना पड़ता है। हीमोफीलिया डिजीज, ठीक है। तो हीमोफीलिया में क्या होता है, हीमोफीलिया के जो पेशेंट होते हैं ना, उनके क्या वो कहीं गिर गए, जैसे छोटे बच्चों में बड़ी समस्या होती है। छोटे बच्चों में अगर हीमोफीलिया हो गया 5 साल के 10 साल के, वो क्या करते हैं खेलते खेलते लग गई गिर गए, तो वहाँ से फिर वो ब्लीडिंग कंटिन्यू निकलना स्टार्ट रहेगी, रुकेगी नहीं तब तक उसका इंजेक्शन नहीं लगता। इंजेक्शन में क्या होता है, कोगुलेटिंग फैक्टर होते हैं जो ब्लड को फिर क्लोट करते हैं। वो ऐसा सुना होगा ना आपने। चलो देखते हैं अब कोगुलेशन ऑफ ब्लड को देखते हैं कि इन्होंने क्या बताया है। एन इंजरी और ट्रॉमा स्टिमुलेट द प्लेटलेट्स इन द ब्लड टू रिलीज कोगुलेशंस प्रमोटिंग सब्सटेंस कॉल्ड थ्रोम्बोप्लास्टिन्स। देखिएगा अपने ब्लड के अंदर थ्रोम्बोप्लास्टिन होते हैं, ये क्या करते हैं जी, ब्लड को क्लोट करवाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। दैट एक्टिवेट द ब्लड कोगुलेटिंग मैकेनिज्म, और ब्लड को कोगुलेट करवाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। आगे अपन देखते हैं, ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन होते हैं ये हेल्प क्या करते हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम कॉम्प्लेक्स थ्रोम्बोकाइनेज। दिस एंजाइम कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड बाय सीरीज ऑफ लिंक्ड एंजाइम कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड बाय अ सीरीज ऑफ लिंक्ड एंजाइम रिएक्शंस, ठीक है, इन्वॉल्विंग इन द नंबर ऑफ फैक्टर प्रेजेंट इन द प्लाज्मा। आप छोड़ो इसको, मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। सबसे पहले क्या होता है, जैसे भाई ब्लड क्लोटिंग, ठीक है ना, तो आपके पता है कि भाई ब्लड के अंदर प्लेटलेट्स होती है। प्लेटलेट्स का काम क्या है, ब्लड क्लोटिंग में हेल्पफुल होती है ये, ठीक है ना। और क्या होते हैं, थ्रोम्बोप्लास्टिन होते हैं। अब ये थ्रोम्बोप्लास्टिन आगे से आगे एक रिएक्शन करवाते हैं पूरी की पूरी, कि भाई थ्रोम्बोप्लास्टिन किस में हेल्प करेंगे, थ्रोम्बोकाइनेज बनाने में। थ्रोम्बोकाइनेज फिर क्या करेगा आगे, इसका एक पूरा का पूरा एक मैकेनिज्म आएगा जिसकी रिएक्शन सबसे पहले रिलीज होगा थ्रोम्बोप्लास्टिन, इसको अपन देखते हैं आगे, ठीक है। और थ्रोम्बोप्लास्टिन फिर किस में कन्वर्ट होगा, थ्रोम्बोकाइनेज में। थ्रोम्बोकाइनेज फिर किस में होता है, फाइब्रिनोजन में। फाइब्रिनोजन फिर फाइब्रिन में, फाइब्रिन फिर फाइनली फाइबर बना देते हैं। तो कभी भी ब्लड क्लोटिंग का अपन प्रैक्टिकल करते हैं, कभी किया है क्या प्रैक्टिकल, तो क्या होती है एक पतली सी अपन वो ले लेते हैं पिपेट, उसमें क्या करते हैं कि कट किया और उसको पिपेट को रखते ही वो सक कर लेगी ब्लड। फिर क्या करते हैं, उस ऐसी पिपेट है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ते रहेंगे, थोड़ा सेकंड बार तोड़ा तो उसमें एक टाइमिंग नोट रहता है, स्टॉप वॉच ऑन कर देते हैं 1-2 मिनट का। जब फाइनल अपन उसको तोड़ते हैं तब एकदम धागे टाइप से ब्लड आ जाता है, क्योंकि ब्लड क्लोट होगा तो एक धागा बनेगा। जब वो धागा बनेगा ना, उस समय का टाइमिंग नोट कर लेते हैं कि भाई ये ब्लड क्लोटिंग टाइम है, प्रैक्टिकल परफॉर्म, ठीक है। तो कभी तुम लोग प्रैक्टिकल जाओ ना उसमें लैब के अंदर, तो वो करके देखना, पता चल जाएगा। अब देखते हैं अपन मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लोटिंग। देखो इसके मैकेनिज्म में 3 टाइप्स होते हैं। एंजाइम कैस्काडे थ्योरी प्रपोज्ड बाय, अब देखो इस ब्लड क्लोटिंग के मैकेनिज्म को 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने किया था। एक कौन थे, मैकफार्लेन्स एंड कोवर्कर्स। नाम भी देखो गजब का नाम दे रखा है ना, मैकफार्लेन्स और कोवर्कर्स, ये नाम देखो। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी दे आर 3 स्टेप इन ब्लड क्लोटिंग। सबसे पहले क्या होगा भाई, थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज होगा। जैसे आपकी इंजरी होगी, कट लगा, कट लगते ही थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या हुआ, रिलीज हुआ। इंजर्ड टिश्यू सिंथेसाइज एक्सोथ्रोम्बोप्लास्टिन एंड प्लेटलेट सिंथेसिस एंडोथ्रोम्बोप्लास्टिन। बोथ दीज थ्रोम्बोप्लास्टिन रिएक्ट विथ प्लाज्मा प्रोटीन इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयन, ठीक है। कैल्शियम भी आपका क्या है, फैक्टर नंबर 4, जिसको एंटी क्लोटिंग फैक्टर बोलते हैं अपन। ये आएगा अभी यहाँ पे, जितने भी अपने फैक्टर फटेंगे ना, कम से कम कितने फैक्टर हैं, टोटल 13 फैक्टर हैं, ठीक है ना। इसके अंदर फैक्टर नंबर 4 कौन सा है, कैल्शियम है, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चंस आता भी है इसका कंपटीशंस एग्जाम में। सबसे पहले क्या होगा, रिलीज होगा थ्रोम्बोप्लास्टिन। सेकंड में क्या होता है जी,
कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, थ्रोम्बिन में। फिर इसके बाद में थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होने के बाद में जो फाइब्रिनोजन होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, फाइब्रिन में। और फाइब्रिन में कन्वर्ट होने के बाद में फाइबर टाइप स्ट्रक्चर बन जाती है और वहाँ से ब्लड क्लॉट हो जाता है। आगे उसके फाइब्रिन फाइबर आ जाएंगे ना, तो वहाँ से फिर ब्लड निकलना बंद हो जाता है। यही एक मैकेनिज्म होता है, शॉर्ट सा मैकेनिज्म है। चलो इसको अपन देख लेते हैं एक बार पूरा डिटेल्स के अंदर, क्योंकि मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लोटिंग आपसे 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। और फार्मेसी वालों इसको तो नोट कर लो, मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लोटिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको तो पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। और वैसे तो ये हर मतलब जो डीआरटी कर रहा है, डीएमएलटी कर रहा है, उनमें भी ये क्वेश्चन आते ही आता है। डीआरटी पूरा इंग्लिश मीडियम है ना कि हिंदी मीडियम है, पूरा इंग्लिश है ना। चलो जिसको पता ही नहीं है इसको पूछ रहा है कि क्या है कोर्स कर रहे हो तो कम से कम इतना तो पता होना चाहिए चलो भाई यही है। डीआरटी वैसे क्या होता है, रेडिएशन थेरेपी। अच्छा अच्छा, एक्सरे टेक्नीशियन बनता है इससे ना। चलो सबसे पहले अपन देखते हैं रिलीजिंग ऑफ थ्रोम्बोप्लास्टिन। तो थ्रोम्बोप्लास्टिन कैसे रिलीज होता है इसको समझते हैं। इंजर्ड टिश्यू सिंथेसाइज एक्सोथ्रोम्बोप्लास्टिन एंड प्लेटलेट्स सिंथेसाइज एंडोथ्रोम्बोप्लास्टिन। Both these thromboplastin react with plasma protein in the presence of calcium ion to form प्रोथ्रोम्बोनेज एंजाइम, जिसको आप बोलते हो थ्रोम्बोकाइनेज, ठीक है भाई। अब इसमें क्या होता है जी, कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन। तो इसमें क्या हो जाता है कि प्रोथ्रोम्बिन एंजाइम कन्वर्ट इनएक्टिव प्रोथ्रोम्बिन इनटू एक्टिव थ्रोम्बिन इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयन। जहाँ पे ये कैल्शियम आयन डेवलप हुआ था, इसकी परसेंस में प्रोथ्रोम्बिन कन्वर्ट हो जाएगा आपके थ्रोम्बिन में। तीसरे नंबर पर अपन देखते हैं कन्वर्जन ऑफ फाइब्रिनोजन इनटू फाइब्रिन। तो फाइब्रिनोजन इज सोल्यूबल प्रोटीन ऑफ प्लाज्मा, थ्रोम्बिन प्रोटीन पॉलीमराइज मोनोमर्स ऑफ फाइब्रिनोजन, ठीक है। फाइब्रिन फॉर्म नेटवर्क ऑन कट इन विच ब्लड कॉर्पल्स गो ट्रेप्ड। तो जो ब्लीडिंग बाहर आ रही है उसको क्या कर लेता है, ये ट्रेप कर देते हैं, वहीं पे रोक देंगे, क्योंकि एक फाइबर बनने स्टार्टिंग हो जाएगी ऊपर की लेयर। कभी कभी अपने जब ज़्यादा कट लगता है तब आप नोट करते हो ना कि भाई वहाँ पे ब्लड एकदम थिक टाइप सा हो जाता है ऊपर की ओर, होता है कि नहीं होता। एक नॉर्मल कट होता है तो पता नहीं चलता, कभी एक बार थोड़ी सी ऐसी तिरछी विरछी लग जाती है ना, तब उसमें देखना ऊपर जो ब्लड होगा एकदम गाढ़ा गाढ़ा सा थोड़ा सा जम जाता है, वो क्या होते हैं, फाइबर्स होते हैं। दिस फॉर्म क्लोटिंग ऑफ ब्लड आफ्टर क्लोटिंग ए पेल येलो लिक्विड ओजस फ्रॉम क्लोट कॉल्ड एज सीरम। अब सीरम किसको बोलते हैं, कल बताया था। सीरम किसको बोलते हैं, भाई ऐसा ब्लड जिसके अंदर क्लोटिंग फैक्टर नहीं हो उसको क्या बोलते हैं, सीरम बोला जाता है। समझ गए ना कि भाई अब्सेंस ऑफ क्लोटिंग फैक्टर इन ब्लड नॉन एज सीरम, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना है। इन विच एंटीबॉडीज आर फाउंड, ये लाइन आई थी ना यहाँ पे, खाया भी याद रहता नहीं अपन को, हैं रहता है क्या, ये देखो क्लोटिंग फैक्टर विथआउट क्लोटिंग फैक्टर कॉल्ड एज ए सीरम। तो इसमें क्या है कि थोड़ा बहुत वापस ये है ना पीडीएफ इनके ग्रुप में भेज दिया करो, है ना, ताकि थोड़ा बहुत पढ़ ले वापस ये लोग। मैकेनिज्म समझ में आ गया ना भाई। जैसे ही कट लगा, कट लगते ही क्या रिलीज होता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज होती है, फिर क्या होता है, थ्रोम्बोकाइनेज में कन्वर्ट होता है। थ्रोम्बोकाइनेज से फिर क्या होता है, अभी तो देखा था, हैं फाइब्रिनोजन से, तो वो तो लास्ट का स्टेप है ना, सेकंड स्टेप तो खा ही गए तुम लोग। देखो फर्स्ट है थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज, सेकंड स्टेप है प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन में कन्वर्ट, और थर्ड स्टेप है आपका फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन। यही है मैकेनिज्म, ठीक है ना। इसी तरीके से ब्लड क्लॉट होता है आपकी बॉडी में, ठीक है।
चलो अब देखो इसके अंदर ये लिखा हुआ है ब्लड कॉर्पोरल्स प्लाज्मा प्लाज्मा फाइब्रिनोजन एंड लार्ज प्रोटीन सीरम, इसके अंदर क्लोटिंग फैक्टर होंगे अब्सेंस। ठीक है भाई। अब देखो क्लोटिंग फैक्टर कौन से होते हैं इसको समझेंगे अपन डिटेल में। आपसे कोई क्वेश्चन कर लेना कि आपके ब्लड के अंदर कितने क्लोटिंग फैक्टर होते हैं, तो आपका जवाब क्या होगा? कितने होते हैं? 13 क्लोटिंग फैक्टर होते हैं, 13 क्लोटिंग फैक्टर्स होते हैं। अब फर्स्ट देखते हैं अपन कि दिज फैक्टर्स आर मेनली प्रोड्यूस इन लिवर। अब देखो एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि जितने भी क्लोटिंग फैक्टर कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, बॉडी के कौन से ऑर्गन्स होते हैं? लिवर से होते हैं। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे बन गया। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन कैसे बनेगा? विटामिन के इज रिक्वायर्ड इन द सिंथेसिस ऑफ दिस क्लोटिंग फैक्टर। तो ये विटामिन के का बड़ा रोल है ब्लड क्लोट के लिए। तो एक क्वेश्चन बनता है ना छोटी क्लासों में कि भाई विटामिन के क्या करता है? रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है, ऐसा पढ़ा है ना। तो ये क्यों सहायक होता है? क्योंकि क्लोटिंग फैक्टर को बनाने वाला है, सिंथेसिस करवाने के लिए रेस्पॉन्सिबल है विटामिन के। अब विटामिन ए की कमी हो जाए तो क्या होता है? रतौंधी। क्या होती है रतौंधी? जैसे जैसे अंधेरा होता जाएगा वैसे वैसे उसको कम दिखना स्टार्ट हो जाता है, उसी को रतौंधी कहते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि चलो। और ये पढ़ा हुआ होगा ना विटामिन ई ए, वो बताने की जरूरत नहीं है, छोटे बच्चों के क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो अपन 13 फैक्टर है तो इसके अंदर 3 क्वेश्चन बने। विटामिन के की कमी है तो क्लोटिंग फैक्टर बनेंगे नहीं, और जब क्लोटिंग फैक्टर नहीं बनेंगे तो ब्लड क्लोट होगा नहीं, तो कहीं पे भी इंजरी हो जाएगी, फिर ब्लड निकलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो विटामिन के वैसे सोर्सेज क्या होते हैं? विटामिन के किस में मिलता है ज़्यादा? क्या खाते हो आप लोग? कौन सी ऐसी सब्जियां हैं या फिर कौन सा ऐसा फूड है जो खाने से विटामिन के मिलता है? विटामिन ए, गाजर, चलो ठीक है, कैरेट। विटामिन ई, विटामिन ए इनमें नहीं होता क्या? मिल्क विल्क कर्ड दही में, है ना, होता है ना इसमें। विटामिन के किस में होता है? विटामिन के आप विटामिन के लिए आप पालक खाइए ना। ठीक है, और विटामिन के लिए और क्या खाइए आप लोग? मिनरल्स ले लीजिए। ठीक है, और विटामिन के लिए और क्या कर सकते हो? फिश लिवर ऑयल, उसमें विटामिन के ई मिल जाता है। और विटामिन के सप्लीमेंट आते हैं मार्केट में, जैसे विटामिन ए कैन कैप्सूल नहीं आते, ई कैन, वैसे वैसे विटामिन के सप्लीमेंट भी अवेलेबल है। अगर किसी को कमी है तो उसको प्रेस्क्राइब किया जाता है डॉक्टर के द्वारा। ठीक है भाई, आगे अपन देखते हैं दिज फैक्टर्स आर रिप्रेजेंट इन रोमन नंबर। अब देखो ये रोमन है ना, ये लैंग्वेज कौन सी है? रोमन है ना, ये तो पता होगा, इसको रोमन कहते हैं। तो इस रोमन में 13 फैक्टर हैं टोटल। फर्स्ट कौन सा है? फाइब्रिनोजन। सेकंड कौन सा है जी? प्रोथ्रोम्बिन। थर्ड कौन सा है? थ्रोम्बोप्लास्टिन। फोर्थ कौन सा है? कैल्शियम। 5 नंबर कौन सा है? प्रो एसिलेरिन। 6 कौन सा है? एसिलेरिन, जिसको रिजेक्ट कर दिया गया, मतलब 6 नंबर में काउंट होगा लेकिन है नहीं, रिजेक्ट हो गया था ये। ठीक है, 7th में क्या होगा? प्रो कन्वर्टिन। 8 नंबर में क्या होगा? एंटी हीमोफिलिक ग्लोबिन अब्सेंट इन हीमोफीलिया ए। अगर किसी को हीमोफीलिया ए है तो उसके अंदर कौन सा फैक्टर अब्सेंस होता है? फैक्टर नंबर 8। ठीक है, 9 में कौन सा होगा भाई? चिस्मस फैक्टर 9 के अंदर होगा। 10th के अंदर कौन सा होगा? स्चुअरेट फैक्टर्स। 11 में कौन सा होगा? पीटीए प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटी सेडेंट। ठीक है ना। 12 में कौन सा होगा? हैगमैन फैक्टर। और 13 में कौन सा हो जाएगा भाई? फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। टोटल कितने फैक्टर होते हैं? 13 फैक्टर होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। 6 नंबर वाला अब्सेंस होता है, रिजेक्ट होता है। किस कारण से रिजेक्ट किया गया? क्योंकि इसकी कोई प्रॉपर वो क्या नहीं दे पाए, जिन्होंने डिस्कवरी की प्रॉपर बता नहीं पाए कि एक्चुअल में
है ना। कोई भी जैसे साइंटिस्ट होता है, डिस्कवरी करता है ना, तो उसको आगे प्रैक्टिकली करके बताना पड़ता है, तब जाके वो डिस्कवरी मानी जाएगी, ठीक है ना। ऐसे ही तो उसको एक वो आइंस्टाइन करके थे, उन्होंने एक फॉर्मूला निकाला था, E = mc²। वो अभी तक किसी को समझ में नहीं आया क्या है, लेकिन उस बंदे ने एक्सप्लेन कर दिया था, ठीक है, कि भाई E = mc² क्या है ये, ठीक है। तो होता है किसी किसी का दिमाग उस समय वो कर देते हैं, लेकिन बाकी वालों को तो समझ में आया नहीं था। और आइंस्टाइन को तो पहले क्या बोला जाता था कि भाई ये तो आदमी पागल है, लेकिन आज भी उसका ब्रेन सुरक्षित है। कहाँ पे है आइंस्टाइन का ब्रेन, कहाँ पे रखा हुआ है, किस म्यूजियम में। तो ये क्वेश्चंस पता करके आना कि आइंस्टाइन का ब्रेन कौन से म्यूजियम में अवेलेबल है, जिसको लोग देखने जाते हैं अभी तक। एकदम ब्रेन, जैसे रोबोट मूवी देखिए, रोबोट की मूवी का वो गर्दन वो रखते हैं कि नहीं रखते हैं, वैसे वैसे आइंस्टाइन का ब्रेन अभी तक म्यूजियम में है, क्योंकि उस जैसा साइंटिस्ट अभी तक आया नहीं है इस दुनिया में। नॉट, अब देखते हैं अपन, कैल्शियम आयन प्ले ए मेजर रोल फॉर एक्टिवेशन एंड एक्शंस ऑफ थ्रोम्बिन। अब देखो ये कैल्शियम का बड़ा रोल है। कैल्शियम की प्रेजेंस में क्या रहता है कि मैकेनिज्म होता रहता है आपका ब्लड क्लोटिंग का। फाइब्रिन्स फॉर्म ए नेटवर्क ऑफ थ्रेड, थ्रेड का मतलब धागा नुमी, है ना। तो ब्लड को जैसे कि भी आप, मैंने वो बताया था ना पिपेट वाला, उसमें आप ऐसे ऐसे करते रहते हो तो एक फाइनली थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनती है, उसको तोड़ोगे ना तो एक धागा टाइप पूरा बनेगा ऐसे, वो ब्लड क्या बन जाएगा, धागे में कन्वर्ट टाइप हो जाएगा, है ना। तो थ्रेड विच ट्रेप डेड एंड डिग्रेड फॉर्म्ड एलिमेंट्स ऑफ ब्लड टू फॉर्म द ब्लड क्लोट। और जब वो धागा बन जाता है तो वो ब्लड क्लोट हो जाता है। दिस ब्लड क्लोट सील द वुंड इन द ब्लड वेसल्स टू स्टॉप ब्लीडिंग। और जैसे ही वहाँ पे जहाँ पे भी वुंड होता है वहाँ से ब्लड निकल रहा है, तो ये जो धागे होंगे ना उसके ऊपर आ जाएंगे, तो ब्लड आगे निकल ही नहीं पाएगा, ठीक है जी। तो ये था आपका आज का ब्लड क्लोटिंग फैक्टर, मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लोटिंग। आगे अपन देखेंगे लिम्फ। तो लिम्फ को थोड़ी देर रेस्ट कर लो, उसके बाद में लिम्फ करेंगे स्टार्ट अपन।